हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 15 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट जो न्यूज़ आपके सामने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो कोशिशें की जा रही थी कि चार धाम रोड की जो चौड़ाई है उसको बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल जाए, तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ये रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर ली है। इसमें एक मुद्दा निकल के आ रहा है, दैट इज़ कि एक जो डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए किसके बीच में, एनवायरनमेंट और हमारी जो डिफेंस है, या आप कह सकते हो हमारा जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है वो। क्योंकि मुद्दा क्या है कि उत्तराखंड वाले एरिया से चाइना के साथ हमारी बॉर्डर शेयर होती है, तो उस केस में हमारी भी जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनकी एक्सेसिबिलिटी रिमोट एरियाज़ में इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। तो इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो आर्ग्यूमेंट दिया उसमें यही था मेन कि भाई अगर हम यहाँ पर रोड को वाइडन नहीं करेंगे, चौड़ी अगर रोड नहीं बनाएंगे, तो कैसे हमारे डिफेंस पर्सनल्स एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से मोबिलाइज हो पाएंगे, और कैसे अगर हमें अचानक से कोई अटैक का सामना करना पड़ा तो हम कैसे अपने आप को बचा पाएंगे, राइट। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली इस बात को मान लिया है। तो इसमें देखो 3 मेन लिंक्स हैं जिनको अप्रूवल मिला है, जिसमें 2 तो हैं ऋषिकेश से शुरू होते हैं। ऋषिकेश से एक तो जाता है यहाँ पर गंगोत्री की तरफ और एक जा रहा है यहाँ पर मना, ठीक है, बद्रीनाथ होते हुए, और एक जा रहा है टनकपुर से पिथौरागढ़ तक, ठीक है। तो ये ओवरऑल 3 लिंक्स हैं, इन तीनों को अप्रूवल मिला है। और आप लोकेशन ज़रूर देखें, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, क्योंकि बेसिकली इन पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ये छोटे 4 धाम हैं और ये छोटे 4 धाम जो है वो उत्तराखंड में लोकेटेड है। इसमें आपको हम जूम करके देखते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैप है उत्तराखंड का, जिसमें यहाँ से टनकपुर से पिथौरागढ़ तो एक हो ही गया। बाकी अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पर बद्रीनाथ जो कि ईस्टर्न मोस्ट 4 धाम का पार्ट है, और इसके अलावा केदारनाथ, फिर उसके वेस्ट में गंगोत्री और फिर यमुनोत्री। तो ईस्ट टू वेस्ट अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछे तो आप ये लगा दोगे, ठीक है। ये छोटे 4 धाम बोले जाते हैं, बड़े 4 धाम में तो केवल बद्रीनाथ ही एक पार्ट है, ओके। तो ये चीज़ हमें देखनी थी। बाकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए और जो ज़रूरत थी कि भाई हमें सेफ्टी इंश्योर करनी है, तो उसके चलते जो 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना है उसी के अंतर्गत ये काम किया जाएगा। इसमें टोटल 10 मीटर की चौड़ाई की रोड होगी, जिसमें 7 मीटर की तो डबल लाइन रोड होगी, है ना, और 1.5 मीटर का साइड में पेवमेंट छोड़ा जाएगा, ठीक है। जैसे आप फुटपाथ देखते हो, रोड हो गई तो रोड की चौड़ाई तो ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 7 फीट, ठीक, 7 मीटर, फीट नहीं 7 मीटर, और 1.5 मीटर का साइड में गैप छोड़ दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि हाँ, कोई अगर पासेस के लिए ज़रूरत हो, साइड में पेवमेंट रखना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये काम कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये कंडक्ट होगा, ठीक है जी। तो ये थोड़ा ध्यान रखें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जिसको हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं। फिर फ्रंट पेज पे एक और न्यूज़ है, दैट इज़ रिलेटेड टू यूएसए के जो नए एनवॉय हैं जो कि इंडिया में अपॉइंट हो रहे हैं जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। उनका नाम है एरिक एम गैरसेटी। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं इनके बारे में। बेसिकली ये देखो प्रो इंडियन है। प्रो इंडियन का मतलब इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और इंडिया के जो कंसर्न्स हैं उनको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा राइज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में रिलेशनशिप जो है इंडिया और यूएस की वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिकली इनके पास में जो एजुकेशन है, इन्होंने हिंदी में भी एजुकेशन ले रखी है, हिंदी भी पढ़ी हुई है इनकी, और साथ में इंडिया से रिलेटेड जो इश्यूज़ थे उनके बारे में पढ़ा था। जब ये 1992 में ग्रेजुएट हुए थे, आज के लगभग 30 साल पहले, तो उस टाइम पर सिचुएशन ये थी कि कोल्ड वॉर का जो टाइम था उसका इन्फ्लुएंस पूरा दिख रहा था इंडिया यूएस रिलेशन में। उस टाइम पर आपको पता है इंडिया की रिलेशनशिप यूएसएसआर के साथ अच्छी थी, यूएसए के साथ इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस केस में दोनों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड था वो अराउंड $2 बिलियन के लगभग ही हुआ करता था। फिर अब धीरे धीरे आप देख सकते हो ट्रेड भी राइज हो गया है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन भी बहुत हो गया है। अच्छा, कोल्ड वॉर का टाइम जो था उस टाइम पर तो इंडिया और यूएस के बीच में डिफेंस टाइज जो थी, आप मान के चलो लगभग ज़ीरो, एकदम ज़ीरो, कोई लेन देन नहीं हुआ करता था, ठीक है। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े गए, तो आपको पता ही है कि मालाबार एक्सरसाइज का कंडक्ट होना, आर्मी में एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती है, इंडिया यूएस की जो मिलिट्रीज़ हैं वो एक्सरसाइज करती हैं, तो वो और एंगेजमेंट कंटिन्यू हो रहा है, राइट। तो ऐसे में बॉर्डर एरियाज़ को लेकर के भी आप देख सकते हो कि चाइना के अग्रेशन की वजह से इंडिया वैसे ही अंडर थ्रेट है या अंडर प्रेशर है, तो उस केस में यूएसए कोऑपरेट करने के लिए रेडी है, तो वो भी एक अपने आप में ठीक बात है, ठीक है जी। तो ये चीज़ है। आगे चलते हैं हम। नाम जरूर ध्यान रखें आप इसका, इनका मतलब जो भी अभी अपॉइंट हो रहे हैं। आगे चलते हैं हम।
पेज नंबर 3 पे जो हम न्यूज़ देखेंगे वो एक तो रहेगी आपके सामने यहाँ पर कि NCAP ट्रैकर ने ये बताया है कि दिल्ली, यूपी, राजस्थान में नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स का जो लेवल है वो बहुत हद तक बढ़ चुका है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो प्रीमेच्योर डेथ्स हो रही हैं, छोटे बच्चों की डेथ हो रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो ये आर्टिकल देखेंगे इस पेज पे, और दूसरा देखेंगे बांग्लादेश के लिबरेशन डे को ऑब्जर्व करने के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो बांग्लादेश में गए हैं, ठीक है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे आज इस आर्टिकल को भी। तो 2 आर्टिकल्स हैं, इन दोनों को देखते हैं इस पेज से। फर्स्ट है NCAP ट्रैकर ने बताया दिल्ली, यूपी, राजस्थान में NO2 का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है, और ये कोई अभी की बात नहीं है, पिछले 7-8 सालों से बिगड़ा हुआ है ये लेवल, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो 23 स्टेट्स में हाल ख़राब है। उसमें पर्टिकुलरली बात करें तो दिल्ली, यूपी, राजस्थान में तो सीवियर कैटेगरी के कंडीशन में चल रहा है। और ये जो NCAP का जो ट्रैकर है, चेक करना कि हाँ भाई कहाँ पर कितना क्या नाइट्रोजन एमिशन हो रहा है, तो वो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंडर में किया जाता है, ठीक है। और उसी में ये पूरी रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, ठीक है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अपनी तरफ से ये बोला हुआ है कि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम अगर हवा का लो तो उसमें 40 माइक्रोग्राम से कम नाइट्रोजन कंटेंट होना चाहिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। पर रियलिटी क्या है कि इससे भी ज़्यादा लेवल पे चल रहा है, जबकि WHO ने तो इससे भी कम कॉन्सेंट्रेशन बता रखी है। क्या कि 1 क्यूबिक मीटर एयर का अगर आप कोई चैम्बर लो तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 25 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो WHO की जो गाइडलाइंस है उसको तो पहले ही सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन ने ब्रीच कर रखा है, और इस गाइडलाइन को जो CPCB की है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन को, उसको इन तीनों स्टेट्स में ब्रीच होते हुए देखा जा रहा है। जैसे कि NCAP का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये बताता है कि दिल्ली में NO2 का डेली एवरेज होना कितना चाहिए, 40 साइट्स पे मॉनिटरिंग की गई है ना, तो उनमें से 15 पे हाल ये है कि जो लिमिट सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूबिक एयर पे बताया हुआ है ना, उसके कंपैरिजन में 80 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। अब आप देख लो हाल क्या हो रहा है, जबकि WHO क्या बोलता है 25 और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 40, पर उसके बावजूद 80 माइक्रोग्राम तक पहुंच गया। ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कि हाँ फ्यूल कंजम्पशन है या फ्यूल बर्निंग है हाई टेम्परेचर पे, उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है। जिसके लिए CNG ऑटोज़ को प्रमोट करना, ठीक है, और मेट्रो रेल जो कि इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है उस पर काम करना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल नए प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके अंदर जो भारत स्टेज 6 है उसके फ्यूल पे बेस्ड प्रोडक्शन करना, जो पुराने व्हीकल्स हैं 15 साल से ज़्यादा पुराने उनको स्क्रैप कर देना। बोलो उसके बावजूद भी यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन बिल्कुल कम नहीं हो रहा। इवन 2013 से 2020 तक की अगर बात करें तो दिल्ली ने एक भी ऐसा साल एक्सपीरियंस नहीं किया है जहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो सेफ्टी लिमिट्स के अंडर में हो। तो ये अपने आप में क्या शो करता है कि पोल्यूशन लेवल, एयर पोल्यूशन लेवल कितना ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। इसके अलावा व्हीकुलर और इंडस्ट्रियल जो एमिशन है ना वो मेन कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में जो थर्मल पावर प्लांट्स का यूज़ होता है ना, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एमिशन बढ़ता चला जाता है। उत्तर प्रदेश में 11 सिटीज़ हैं, उन्होंने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ये जो गाइडलाइन है जिसमें 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब एयर पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अप्रूवल दिया हुआ है, उससे ज़्यादा लेवल मिला है वाराणसी, नोएडा, मुजफ्फरनगर, इसके आगे मेरठ, लिस्ट देख सकते हो, लखनऊ, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ऐसे में यहाँ पर एवरेज कितना मिला है 56 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो 40 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की लिमिट है उससे 1.5 गुना तक ज़्यादा तक पहुँच रहा है। फिर आ जाओ राजस्थान में 8 ऐसे सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी और कोटा, पाली। यहाँ पर 8 में से 5 लोकेशंस ने तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा है, जिनमें एक तो रिको इंडस्ट्रियल एरिया भिवाड़ी जो कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, 6 दिन बोलो बहुत बुरा हाल रहा। पुलिस कमिश्नरेट जयपुर की बात करो 23, इस तरीके से आदर्श नगर और ये अलग अलग एरियाज़ हैं, बोलो वहाँ पर हाईएस्ट नंबर और मतलब कह सकते हो कि ज़्यादा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का देखा गया था एयर में। इसके अलावा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2017 के हिसाब से देखें
तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है एयर पॉल्यूशन की वजह से। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है कि राजस्थान का हाल क्या है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ 2017 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें 1 लाख इंडिविजुअल्स, 1 लाख बच्चों में 126 बच्चों की डेथ हुई, ठीक है। इसके आगे नाइट्रोजन ऑक्साइड की अगर बात करें तो ये देखो टॉक्सिक फैमिली से बिलोंग करता है। जब फ्यूल को हाई टेम्परेचर पे जलाया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और यूएस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी उसके हिसाब से NOx मतलब नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको कैटेगरीज में डाल के रखा है हैजार्डस कैटेगरी में, क्योंकि आपको पता है कि एक तो पोल्यूशन तो करता ही है जिसकी वजह से अगर हम इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, स्मोक फॉर्मेशन भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का रोल होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, और एसिड रेन ये भी फॉर्मेशन में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। नाइट्रिक एसिड बन जाता है पानी के साथ मिक्स होकर के, तो वैसे हार्मफुल होता है। इसके साथ में ये आप देख सकते हो कि इसकी वजह क्या है, ऑटोमोबाइल, थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर जो कोल बर्निंग होती है, फ्यूल बर्निंग होती है, वो इंडस्ट्रीज़ में या फिर जो इंसिनरेशन प्लांट्स हैं जहाँ पर कचरे को जलाया जाता है, म्युनिसिपल वेस्ट को जलाया जाता है, वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होता है, तो इसके ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा नाइट्रोजन जब हम इनहेल करते हैं, ये एक तरीके की इरिटेंट गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम सांस लेते हैं ना तो हमारे जो सांस लेने का जो पाथ है, ठीक है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन, सूजन आनी शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद में मुश्किलें आना। इसके अलावा आप देख सकते हो ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन फॉर्मेशन है, पार्टिकुलेट मैटर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, ये मिलकर के एडवर्स हेल्थ इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ग्राउंड लेवल पे ओजोन तो जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहीं पर ठीक है, ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो बेकार हो जाती है, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। वहाँ पर तो क्या अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने के काम करती है, तो इसलिए थोड़ा ठीक है। बाकी अगर देखें ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन मिलती है वो तो बहुत घातक है, ठीक है ना। ये आप पढ़ चुके होंगे डेफिनेटली एनवायरनमेंट में। तो स्टडी देखो ये है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका लेवल विंटर्स के टाइम पे और बढ़ जाता है, क्योंकि सीधी सी बात है हवा सिंक करती है ठंड में, ठंडी होकर के नीचे बैठती है। तो गर्मियों में तो क्या होता है, ऊपर उठना या फिर मूवमेंट रहता है हवा में टेम्परेचर राइज होने की वजह से, पर ठंड में यहाँ पर ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि सीधी सी बात है क्लाइमेट भी बहुत, क्लाइमेटोलॉजी भी आप समझ सकते हो यहाँ पे कि हवा ठंडी होकर के नीचे बैठती है, सबसाइड करती है, तो नीचे ट्रैप हो जाता है पूरा गैस चैम्बर। ये आप भी नोटिस करते होंगे अगर दिल्ली में रहते हो या कोई भी सिटी में रह रहे हो, तो आप सुबह सुबह देखते होंगे भाई हम क्या इनहेल कर रहे हैं, सांस क्या ले रहे हैं, मतलब यूँ मानो सिगरेट ही सिगरेट पी ली इतनी सारी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर देखो बांग्लादेश का जो 50वां विक्ट्री डे है, जिसमें बांग्लादेश को लिबरेशन मिली थी 1971 में, तो 50 साल हो गए, दैट मीन्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेट कर रहा है। तो उस केस में हमारी जो प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, वो विदेश यात्रा पे जा रहे हैं बांग्लादेश में, ठीक है। तो कुछ लोगों ने पूछा, बोले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो अभी पारित हुआ है उसको लेकर के कोई मुद्दा हाईलाइट नहीं होगा क्या, या दुर्गा पूजा के टाइम पे जो वायलेंस हुआ था बांग्लादेश में उसको लेकर के। तो बोले कि हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज, इस तरीके से हम बहुत पीपल टू पीपल बाउंडिंग रखते हैं, तो बोले इतनी कोई टेंशन रहने वाली है नहीं। इसके अलावा अगर देखो तो बांग्लादेश की अगर बात करें तो गोल्डन जुबली की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। साथ में बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान, उनका भी 100वां जन्मदिन अभी है, इसी साल चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें कोइंसाइड कर रही है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिप्लोमेटिक रिलेशंस दोनों अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में फर्स्ट कोई फॉरेन विजिट है, ठीक है जी। आगे चलें अब। फिर पेज नंबर 6 पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, उस पर हम नज़र डालेंगे। वो ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से सिलेबस सेट करने के लिए एक मैंडेट ग्रुप है, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, जानेंगे। अब जानते हैं इस मुद्दे को डिटेल में। मुद्दा ये है कि एक नेशनल कैरिकुलम कमेटी ये सेटल किया जा रही है, ठीक है, जो कि अपने लिए एक मैंडेट ग्रुप की तरह काम करेगी कि हाँ क्या हम किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है। जो पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑलरेडी आ चुकी है 2020 में, उसके हिसाब से कि हाँ हम आने वाले जो एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजिकल स्किल्स प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं बच्चों को स्कूल्स में ही। स्कूल की टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, इंडिया के स्टूडेंट्स को हम कैसे 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रखें, वो सारी चीज़ें देखने के लिए एक 6 मेंबर का ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। और ये 6 मेंबर का ग्रुप कॉन्स्टिट्यूट करने में मेन रोल कौन प्ले कर रहा है, एक 12 मेंबर्स की नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है, जिसको चेयर करते हैं इसरो के फॉर्मर चीफ के कस्तूरी रंगन। तो उन्होंने
ये 12 मेंबर की जो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी है ना, इसने 6 मेंबर का एक ग्रुप बनाया है जिसको हम बोल रहे हैं मैंडेट ग्रुप, ठीक है ना, जो डिसाइड करेगा कि हाँ कैसे ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी यहाँ पर एक्टिवेट होगी, काम करेगी, ठीक है। बेसिकली आपको पता है अभी आपकी एजुकेशन, डेफिनेटली आपने 12th पास कर ली होगी या नहीं की है, तो आपको इतना तो पता ही है कि अभी फ़िलहाल जो सिस्टम चल रहा है दैट इज़ 10+2, 10वीं तक मैट्रिक एजुकेशन, फिर बाद में 2 साल का आप और ले लेते हो अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स। अब क्या होगा, 5-3-2-2 इस तरीके सेगमेंट में चलेगा कि शुरुआती 5 साल सबके लिए कॉमन मदर टंग में इस तरीके से एजुकेशन दी जाएगी, फिर 5 साल के बाद में फिर बाद के जो 3 साल हैं उन 3 सालों के अंदर कुछ स्पेसिफिकेशन देना शुरू किया जाएगा, और फिर बाद के जो 4 साल हैं जिसमें आप कंसिडर करो 9th to 10th और 11th to 12th, इन दोनों के अंदर आपको और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन देने की कोशिश की जाएगी स्टूडेंट्स को, जिससे कि वो अपनी एक होता है ना कि जॉब ओरिएंटेड इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपनी एजुकेशन ले सके, ठीक है ना, ये सिस्टम है। और साथ में ये जो मैंडेट ग्रुप होगा इसके ये गाइडलाइन तो पुट अप करेगा ही, बनाएगा अपने हिसाब से। तो 2 तरीके के कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनेंगे, एक तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क और स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क, क्योंकि स्टेट्स के जो बोर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से अपनी इम्प्लीमेंटेशन रखेंगे और जो नेशनल लेवल पे जो CBSE जैसी बोर्ड्स हैं वो अपने हिसाब से काम करेंगे। और मेन आपको पता ही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का स्ट्रेस किस पे था कि स्टूडेंट्स को 21st सेंचुरीज़ की कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से तैयार किया जाए, जिससे कि प्रोफेशनल, टेक्निकल और जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स हैं उन पे उनको पहले से ट्रेनिंग दे दे, तो फिर बाद में उनको इशू नहीं आए थ्रू आउट लाइफ। ओके, तो ये था पूरा मुद्दा। तो इसी बात पर आपके लिए गिफ्ट है, वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को रिवाइज़ करना। कहीं से भी रिवाइज़ करो, वो आपकी हेडेक है, करोगे ज़रूर। आगे चलते हैं। फिर देखो पार्लियामेंट में क्या हुआ, उससे संबंधित एक पेज है जिसमें ये बताया जा रहा है कि राज्यसभा ने पास कर दिया है बिल को, जिसमें CBI और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो चीफ हैं उनके टेन्योर को इंक्रीज़ करने के लिए ऑर्डिनेंस जो पारित किया था, अब उनको पारित करवा लिया गया। तो अब वो एक्ट बन चुके हैं जिनका नाम है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि एक्ट बन गया। इसके अलावा दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि अब एक्ट बन गया है, ठीक है जी। तो ओपोजिशन तो प्रेजेंट था नहीं, 12 जनों के सस्पेंशन को लेकर के चिंता में, तो इस वजह से पारित हो गए बिल। बस जो रूलिंग पार्टी है उसके पास में मेजोरिटी है, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है इस केस में, है कि नहीं। स्पेशल मेजोरिटी की तो ज़रूरत है नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट तो थोड़े ना है जो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल मेजोरिटी से काम हो गया, है कि नहीं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका 50% +1, तो हेडेक ही नहीं है यहाँ पे, तो पारित करवा लिया राज्यसभा से भी। आ जाओ दूसरे खेल में। दूसरा खेल यहाँ पर यह है जी कि जो लद्दाख से MP आते हैं, आपने इनका स्टेटमेंट सुना होगा, जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो एक्ट पारित हुआ था वो भी एक सिंपल लेजिस्लेशन ही था, सिंपल मेजोरिटी से पारित होना था, राइट। तो उस टाइम पर उनका स्टेटमेंट देखा होगा किस तरीके से उन्होंने अपनी स्पीच दी थी, राइट, जिनका नाम है जिमयांग शेरिंग नामग्याल, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि जी लद्दाख को 6 शेड्यूल में एंट्री दो। अब 6 शेड्यूल में आपको पता ही है कि स्पेशल प्रोविज़न किए हुए नॉर्थ ईस्ट के 4 स्टेट्स में कुछ पर्टिकुलर रीजन्स के लिए, ठीक है ना, जिनको हम बोलते हैं ATM मशीन, असम, फिर उसके बाद में मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है। इन 4 स्टेट्स में 6 शेड्यूल एप्लीकेबल है। तो इसी के चलते 6 शेड्यूल को हम लक्ष्मीकांत से रिवाइज़ कर लेना, ठीक है। और पेसा एक्ट को भी 5th शेड्यूल को, इनको सबको एक बार रिवाइज़ कर लेना, ओके। आगे चलते हैं। इसमें क्या प्रोविज़न दिए हुए हैं, सीधी सी बात है कि भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को एम्पावरमेंट देना, अपने कल्चरल इश्यूज़ को, एजुकेशनल इश्यूज़ को, उनको सबको टैकल करने की एम्पावरमेंट दी हुई रहती है वहाँ के लोकल्स को, राइट। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से 6 शेड्यूल के बारे में आप एक बार ज़रूर देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स में बार बार पूछ लेती है, ठीक है जी। आगे चलते हैं अब। फिर आगे हम एक्सप्लेन पेज पे 2 आर्टिकल्स है, दोनों को देखेंगे। पहला आर्टिकल तो यह है क्लाइमेट असेशन एट UN, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट को लेकर के क्या बातचीत चल रही है वो। और दूसरा आर्टिकल देखेंगे NDPS एक्ट में पहले जो ड्राफ्टिंग में एरर हुई थी उसकी वजह से क्या इश्यूज़ आए और अभी क्या अमेंडमेंट किया जा चुका है, थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालेंगे। और तीसरा यहाँ पर है लॉग फॉर शेल वल्नरेबिलिटी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा है, जिसमें ऐसा है कि अलग अलग कंट्रीज़ की जो साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, सर्ट जिसको बोलते हैं, जैसे इंडिया की बात करें तो सर्टिन है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया की सर्ट है, न्यूजीलैंड की अलग से सर्ट है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि आजकल हैकर्स इस तरीके से हैक कर रहे हैं कि जो जावा लैंग्वेज में जो कोडिंग होती है ना, बोलो उसको तक कैप्चर करना शुरू कर दिया है।
और सारा कंट्रोल इन्होंने अपने हाथों में लेना शुरू कर दिया है। तो बोलो बहुत ही ज़्यादा चांस स्कोप है, बढ़ चुका है हैकर्स का पकड़ बनाने की तरह पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बेसिकली ये जो वल्नरेबिलिटी है जिसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी को अंडर थ्रेट हम कंसिडर कर रहे हैं, इसको बोला गया है log4shell वल्नरेबिलिटी। ये वर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फ्लॉज में से एक है, आप ये मान के चलो। मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होने वाली परिस्थितियां ये पैदा हो रही हैं साइबर स्पेस की अगर बात की जाए तो। ठीक है जी, अब देखते हैं 2 आर्टिकल्स हैं, इनको डिटेल में यहीं पे। पहला मुद्दा है क्लाइमेट असर्शन एट यूएन। देखो बात ऐसी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अभी रिसेंटली आयरलैंड और नाइजीरिया ने क्लाइमेट का मुद्दा है वो मतलब लाने की बात की, एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन अपनी तरफ से कहता ना कि प्रपोज किया। पर उसको देखो पहले तो रशिया ने अपनी तरफ से वीटो कर दिया और इंडिया ने भी बोल दिया कि भाई हम फेवर नहीं करते हैं इस चीज़ को। इंडिया ने क्यों फेवर नहीं किया कि बोला क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर हम ऑलरेडी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC के अंडर में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं और उसका रिसेंट जो मीटिंग हुई थी वो ऑलरेडी देख चुके हैं हम यहाँ पे, जिस तरीके से ग्लासगो में मीटिंग हुई थी COP26। तो बोला अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे बात करनी चाहिए। दूसरा, इंडिया ने देखो अपनी तरफ से वैसे भी कमिटमेंट्स दिए हैं, पर लास्ट में आते आते इंडिया ने अपनी तरफ से शो कर दिया कि भाई हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें अभी आप बाउंड नहीं कर सकते हो। क्योंकि जब फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो रहा था ना COP26 का ग्लासगो मीटिंग का, तब इंडिया ने कोल बेस्ड जो सिस्टम है उनको फेज आउट करने की बजाय फेज डाउनवर्ड यूज़ करने के लिए बोला था और अल्टीमेटली ये बात मानी भी गई थी। फेज आउट का मतलब तो हो गया कि कोल बेस्ड सिस्टम बिल्कुल एलिमिनेट कर दिए जाएंगे, फेज डाउन का मतलब कोल पे डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जाएगा। अब हमें पता है कि हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है या एनर्जी सिक्योरिटी है उसका 54% तो हम रिलाय केवल कोल बेस्ड सिस्टम पे कर रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट्स पे कर रहे हैं। तो उस केस में हम इतना जल्दी रिस्क नहीं ले सकते। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काम है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करने का है, ठीक है ना। तो बोले कॉन्फ्लिक्ट्स या ग्लोबल पीस को मेंटेन करने का अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी का काउंसिल का काम है तो यहाँ पर क्लाइमेट का मुद्दा क्यों लाया जाए। दूसरा, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी जिसको हम बोलते हैं UNFCCC, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो इसमें हम क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जिसमें 190 कंट्रीज़ का कंट्रीब्यूशन होता है और हर साल लगभग 2 हफ्ते की मीटिंग होती है। वैसे भी पेरिस एग्रीमेंट की बात करो या क्योटो प्रोटोकॉल की बात करो जो कि 1997 में हुआ था, और पेरिस एग्रीमेंट की बात करें तो ये हुआ था 2015 में। तो बोले इनके ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं हमारे बीच में और डिटेल में बात होती रहती है। अब रिसेंटली बात हो ही गई, तो बोले इसको हम फिर से रिवाइवल दें एक नए प्लेटफॉर्म पे, तो यहाँ पर एक इंक्लूसिव मैनर में बातचीत नहीं होगी। जबकि इधर इस तरीके के प्रोविज़न पे देखो जर्मनी ने भी पहले एफर्ट किए थे, ठीक है ना, कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी क्लाइमेट चेंज मुद्दे पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप में इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायमेंशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। क्योंकि आजकल जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नुकसान हो रहा है, जिसमें पानी की कमी होना, हैबिटाट लॉस होना, लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पाना लोगों का, माइग्रेशन जैसे इश्यूज़ हैं, बोले ये, और इसकी वजह से बोले कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकते हैं और हो भी रहे हैं बहुत हद तक। तो बोले ये सिक्योरिटी का मुद्दा बन जाता है, इसलिए बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अभी जो लेटेस्ट रेजोल्यूशन है वो नाइजीरिया और आयरलैंड ने दिया है, तो उनका भी यही आर्ग्यूमेंट है। पर मुद्दा यहाँ पर क्या है कि रशिया ने वीटो कर दिया और फिर उसके बाद में इंडिया ने भी अपोज किया कि भाई ये प्लेटफॉर्म सही नहीं है, यहाँ पर हम गिनती के 15 देश है, क्या बात करेंगे पूरी डिटेल में, ठीक है जी। तो जर्मनी ने 2 साल पहले ये किया था, ये हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। फिर बात आ जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्लाइमेट चेंज पे मुद्दे पे, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा आप देख सकते हो नाइजीरिया का भी अपना खुद का कंसर्न है कि लाइवलीहुड परेशान, मतलब अर्न करने में प्रॉब्लम आ रही है, और जिस तरीके से एक्टिव जो सिस्टम है, मतलब लोगों की लाइवलीहुड अगर अर्न करने का स्कोप है वो कम होता है, तो उसकी वजह से बोला टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा राइज हो रही है। जैसे नाइजीरिया की बात करें यहाँ पर, तो बोको हरम करके वहाँ पर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट करता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि बोको हरम ने इतने बच्चों को किडनैप कर लिया, 200 बच्चों को, फिर बाद में छोड़ा उनको। तो इस तरीके की सिचुएशन बोले कॉन्फ्लिक्ट राइज करने में स्कोप क्रिएट करती है। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे कि स्वीडन और नेदरलैंड्स, ये ऐसे 2 कंट्रीज़ हैं जो ऑलरेडी
सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में अपनी बात कह चुके हैं कि वाकई में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको हमें सिक्योरिटी के साथ में एसोसिएट करके ही देखना चाहिए। तो उस मुद्दे को अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डिस्कस करेंगे तो फिर करेंगे कहाँ? तो यूएनएससी के बारे में एक बार आप डिटेल में ज़रूर पढ़ोगे। इंडिया रशिया इनका जो मुद्दा है, इसमें देखो रशिया और चाइना ये दोनों तो वीटो कर चुके हैं, और उसके साथ साथ में पहले जर्मनी ने जब इंट्रोड्यूस किया था ना इस तरीके का रेजोल्यूशन कि हाँ जी हमें क्लाइमेट चेंज पे बातचीत करनी चाहिए यूएनएससी में, तो उस टाइम पर तो यूएसए ने भी साथ दिया था, पर अब यूएसए ने अपना पाला बदल लिया। अब रशिया चाइना ने वीटो कर दिया और इंडिया ने भी अपनी तरफ से हाँ में हाँ मिला दी कि बोला ठीक है हाँ इसको नहीं अलाउ करेंगे। मतलब इस तरीके की डिस्कशन के लिए यूएनएफसीसीसी जैसे प्लेटफॉर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ब्राज़ील भी इसी तरीके से सोचता है, ठीक है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये चाहते हैं कि भाई हमारे ऊपर क्यों दबाव बना रहे हो अभी आप, ओके। इसके अलावा इंडिया की तरफ से जो स्टेटमेंट था वो हमने देख ही लिया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं, उस पर नज़र डालते हैं। फिर देख लो एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जिसमें यह है कि नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अमेंडमेंट बिल 2021, ये देखो लोकसभा ने मंडे को पास कर दिया था, मंडे वाले दिन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नज़र डालें, एक सेकंड रुकिए आप, तो ये जो 1985 का एक्ट है बेसिकली, है ना, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, एनडीपीएस एक्ट 1985 का है। तो इसमें 2014 में भी एक अमेंडमेंट किया गया था, और उस 2014 के अमेंडमेंट में एक एनामली रह गई थी, एक कह सकते हैं ना कि बोला तो कुछ गया और लिख दिया कुछ और, ड्राफ्टिंग में इशू आ गया था, ठीक है। और वो ड्राफ्टिंग के इशू की वजह से मुद्दा हाईलाइट होता है जब त्रिपुरा में एक केस आता है वेस्ट अगरतला में, और वहाँ पर एक मजिस्ट्रेट ने इस चीज़ को नोटिस किया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई सारी की सारी, कि जिन सब्सटेंसेस को हम अब्यूज़ करने के चक्कर में हम पनिशमेंट देने की बात करते हैं, बोलो उन पनिशमेंट्स के बारे में डिटेल तो यहाँ पर दी हुई नहीं है। तो यहाँ पर जो 2014 में जो ड्राफ्टिंग हुई थी उसमें कुछ एनामली रह गई थी, उस एनामली को या फिर जो कन्फ्यूज़न था उसको करेक्ट किया गया है अभी 2021 का जो अमेंडमेंट है उसमें जो एनामली थी वो एक तो इस एक्ट का सेक्शन 2 उसका क्लॉज है 8th A वो, और इसी का आप देख सकते हो सेक्शन 27 उसका एक क्लॉज है 8th B। अब इन दोनों के अंदर मिस इंटरप्रिटेशन हो गई और वो गड़बड़ हो गई, उस चीज़ को करेक्ट किया गया है, जिसमें ये था कि जैसे 27th A अगर सेक्शन को आप पढ़ो तो वो ये कहता है कि जो भी सब्सटेंसेस इस एक्ट के द्वारा रोकी जा रही हैं या फिर प्रमोट नहीं होने देनी है, उसमें अगर किसी भी इंडिविजुअल को फाइनेंस करते हुए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हुए देखा गया एक्टिविटीज़ में, तो बोला उनको पनिशमेंट मिलेगी, और पनिशमेंट भी कितनी होगी, जेल होगी जो कि 10 साल से कम नहीं होगी, और पेनल्टी भी लगेगी। तो ये मुद्दा यहाँ पर सेक्शन 27 में गिवन है, पर जब ये अमेंडमेंट हुआ ना 2014 वाला, तो इस सेक्शन की रेलेवेंस को रिमूव कर दिया कि इस सेक्शन के हिसाब से पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन लिखा हुआ है पर एक जो कनेक्शन होता है ना कि भाई यहां पर 2014 में एक क्लॉज मतलब डिटेल डाली गई, दैट वाज असेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स। असेंशियल का मतलब कि वो ड्रग्स जिसकी वजह से अगर किसी का ट्रीटमेंट किया जा सके और उनके यूसेस को अगर आप बैन कर दोगे तो किसी की जान जा सकती है, तो उसको थोड़ा करेक्ट आउट करने की कोशिश की थी, जिसमें ये जो क्लॉज 2 उसका सेक्शन 8A है ना, उसमें ये था कि एसेंशियल ड्रग्स जो कि सेक्शन 9 में डिफाइंड है, जिसमें ये बोला है कि जो एसेंशियल ड्रग्स है जिसकी वजह से किसी की जान बचाई जाए, है ना, तो ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग, उसका पोजीशन, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, इंटरस्टेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, है ना, इसके अलावा सेल, परचेज, ये करना एसेंशियल ड्रग्स के लिए ऑफेंसिव कंसिडर नहीं किया जाएगा। अब ये ऑफेंसिव कंसिडर नहीं किया जाएगा ना, इस मुद्दे को ओवरऑल पूरे एक्ट पे अप्लाई कर दिया कि मतलब नॉन एसेंशियल ड्रग्स थी ना वो भी बच निकली यहाँ से। अब मुद्दा पहुँच गया कहाँ पर, त्रिपुरा में अगरतला के एक वेस्ट अगरतला के कोर्ट में, और वहाँ पर जब इस जो 2014 का अमेंडमेंट हुआ था तब देखा कि बोला एसेंशियल ड्रग्स के नाम पर जो नॉन एसेंशियल ड्रग्स हैं बोला उनका भी अब्यूज़ किया जा रहा है लगातार, तो बोला अब पनिशमेंट कहाँ से दें, क्योंकि जो पनिशमेंट का प्रोविज़न सेक्शन 27A में दिया हुआ है, बोलो वो चीज़ तो आपके पास में एप्लीकेबल ही नहीं है, लिंकिंग ही नहीं आ रही है दोनों सेक्शंस के बीच में, उस लिंकिंग को करेक्ट आउट करना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये एरर जो थी ये नोटिस की गई वेस्ट अगरतला में, जून की बात है, इसी साल 2021 में त्रिपुरा के हाई कोर्ट की बात है वहाँ पे। तो मतलब
दो त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये बात बोली कि हाँ वाकई में ये तो प्रॉब्लम है, इसको करेक्ट आउट करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इस चीज़ के लिए अलर्ट किया, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से बोल दिया कि जो इंटेंशन थी वो ये थी कि एसेंशियल ड्रग्स हैं उनकी बात अलग है, बाकी जो ड्रग्स हैं उनका अगर अब्यूज़ करता हुआ कोई भी मिलता है तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए सेक्शन 27A के हिसाब से। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर बाद में करेक्ट करना, डॉक्यूमेंट में प्रॉपर वर्डिंग करना वो ज़रूरी थी, क्योंकि हो क्या गया था कि ये अमेंडमेंट 2014 में आ गया और ये जो ऑब्जर्वेशन में आया 2021 में, तो ऐसे में 2014 से लेकर 2021 के बीच में कितने लोगों को छूट मिल चुकी होगी। ये तो चलो नोटिस कर लिया इन्होंने यहाँ पर, अगर नोटिस नहीं किया होता तो प्रॉब्लम थी ड्राफ्टिंग में कि भाई इंटेंशन तो जो था लॉ का वो कुछ और था और ड्राफ्टिंग में एरर होने की वजह से गड़बड़ हो गई सारी। तो गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से बोला कि भाई केवल ड्राफ्टिंग में गड़बड़ के चलते आप किसी को बेल नहीं दे सकते हो, अगर उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए किसी भी अक्यूज को तो उसको पनिशमेंट दो। पर हाँ ये है कि रेट्रोस्पेक्टिवली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। जैसे कि अभी ये रीडिंग है, अभी जो रीडिंग है जिसमें हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपनी तरफ से बोला कि जी पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर गड़बड़ पकड़ी गई है, चाहे ड्राफ्ट में गड़बड़ हो गई हो, जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट उसमें कुछ गड़बड़ हो गई हो तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए। पर आप ये नहीं कह सकते कि हाँ ये पीछे वाले जितने भी केसेस हो उन सब में अप्लाई कर दो, नहीं, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर आप कन्विक्ट कर, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को अगर अगर कन्विक्शन किया जाता है, किसी भी ऑफेंस के लिए सजा दी जाती है, तो उसके लिए ये देखना जरूरी है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या उनका वायलेशन है, या फिर जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनमें जो चार्जेस लगे हुए हैं उनके हिसाब से वो ऑफेंस कंसिडर हो रहा है और उसी के हिसाब से उसको पेनल्टी मिलेगी। ऐसा नहीं कि एक कोई एक्टिविटी हो गई, कोई आप मान लो कि कोई क्राइम हो गया और क्राइम होने के बाद में कानून अगर बनाया जाता है तो बोलो वो चीज़ अलाउ नहीं होगी। आर्टिकल 20 यही कहता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन्हीं के प्रोविजंस को आप अप्लाई करोगे जो भी क्रिमिनल केसेस हैं। ठीक है, इसको आप रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब आज अगर कानून अवेलेबल है तो उस कानून के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी, ना कि आज 2022 में जो कानून बनेगा उसके बेसिस पे 2021 के क्राइम के लिए सजा मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऐसे में अब बात ये रेट्रोस्पेक्शन को, जो ये रेट्रोस्पेक्टिव वाला मुद्दा है, इसको करेक्ट आउट करने के लिए क्या किया जाए, इस अमेंडमेंट में जो एरर्स थी उनको करेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि इंटेंशन के अगेंस्ट में चला गया पूरा मुद्दा, है कि नहीं। बस वो क्लॉज जो थे ना, इसका क्लॉज उसका रिलेशन, इतना माइन्यूट डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मुद्दा मेन था वो समझना जरूरी था कि भाई इंटरप्रिटेशन में इश्यू आ रहा था। हाईलाइट किया त्रिपुरा में, वेस्टर्न अगरतला के कोर्ट में एक में, और उसके बाद में आर्टिकल 20 क्लॉज 1 को हमने समझा कि कैसे सब पनिशमेंट दी जाती है किसी भी वायलेशन के लिए, किसी भी एग्जिस्टिंग लॉज के अगर वायलेशन की अगर हम बात करें उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे वैसे कोई इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं। ठीक है, तो बस आप एक काम कर लेना, एक तो नेटो के बारे में ज़रूर पढ़ोगे, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और इधर शी जिनपिंग और पुतिन की मीटिंग हो रही है कि भाई नेटो और यूएस जिस तरीके से यूक्रेन के मुद्दे को लेकर के बोला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, अपनी तरफ से बहुत एग्रेशन दिखा रहे हैं, या फिर चाइना के एग्रेशन को लेकर के काउंटर करना चाह रहे हैं, तो बोलो दोनों मिलकर के अब बातचीत करेंगे। देखने वाली बात है क्या आउटकम निकलता है। मेन अब चलते हैं इकोनॉमी पेज पे। देखो इकोनॉमी पेज पे एक तो न्यूज़ है यहाँ पर कि आरबीआई ने जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है, जिसमें अभी तक बैंक्स ही थे उनके अंडर में, अब उस प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में एनबीएफसीज को भी इंक्लूड कर लिया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो वो डबल डिजिट में अभी चल रही है लगातार। इसके अलावा शुगर में जो सब्सिडीज दी जाती हैं उनको डब्ल्यूटीओ के एक पैनल ने इनकंसिस्टेंट माना और ये कहा है इंडिया को कि जो शुगर सेक्टर में है ना, उसमें जो सब्सिडीज दी जा रही है उनको 120 दिन के अंदर बंद करें। पर इंडिया ने अपनी तरफ से कह दिया कि बोला हम इसको अपील करेंगे, हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये दो न्यूज़ है, दोनों को देखते हैं डिटेल में। तो इस आर्टिकल में अगर देखें, इस न्यूज़ में अगर हम नज़र डालें तो आरबीआई जो है एनबीएफसी को अभी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में ला चुका है। मतलब ये एप्लीकेशन, ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में एनबीएफसीज को लाना 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जैसे कि नाम से है, एक्टिवली जो भी प्रॉब्लम आ रही है एनबीएफसीज में, बैंक्स में, उनको करेक्ट करना। और प्रॉब्लम क्या है आपको पता ही है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, अगर एनपीए ज़्यादा हो रहे हैं
इनके पास में अगर कैपिटल जो है वो एडिक्वेट अवेलेबल नहीं है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो डिक्लाइन कर रहा है, टियर 1 कैपिटल है उसकी डिक्लाइन हो रही है एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे, तो ऐसे में ये ज़रूरी है और ये एप्लीकेबल कब हो जाएगा, 1 अक्टूबर 2022 से डेट आप याद रखोगे। ठीक है जी। इसके अलावा आरबीआई ने बैंकों को ऑलरेडी इसमें ले रखा है। अच्छा, अब एनबीएफसीज को क्यों इसमें लिया गया है, देखो अभी रिसेंट 3 सालों के अंदर देखें तो IL&FS, DHFL, SREI और रिलायंस कैपिटल, ये ऐसी 4 कंपनीज हैं, 4 एनबीएफसीज हैं जो कि बर्बाद हुई हैं, बैंक रन हुई है पिछले 3 सालों के अंदर अंदर, क्योंकि इन्होंने क्या किया, फिक्स्ड डिपॉजिट या डिबेंचर्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कराया और इन्वेस्टमेंट इनके पास बहुत ज़्यादा आ गया और वो मैनेज नहीं कर पाए, इस वजह से वो कोलैप्स हो गया। क्योंकि जो पैसा इनके पास में इन्वेस्टमेंट के तौर पे आया वो तो था शॉर्ट टर्म में और इन्होंने उधार दे दिया लोगों को, या फिर जो भी सेक्टर वाइज जो लैंडिंग की जाती है एनबीएफसीज के द्वारा वो कर दी लॉन्ग टर्म में। अब लॉन्ग टर्म वाला पैसा तो कैसे जल्दी आएगा, वो तो धीरे धीरे आएगा, जबकि एनबीएफसीज ने जो पैसा मार्केट से उठाया था वो शॉर्ट टर्म में उठाया था, तो ये बिगड़ गया कि नहीं मामला। इसी वजह से IL&FS जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने वाली बड़ी बड़ी एनबीएफसीज हैं वो फेल हो गई। ठीक है। इसके अलावा अब इसमें 3 रिस्क थ्रेशोल्ड हैं वो फिक्स किए गए हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर में। देखो फर्स्ट जो थ्रेशोल्ड है उसमें तो ये हो जाएगा कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी इनकम हुई है, जो भी प्रॉफिट इनकम हुई है इन एनबीएफसीज की, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की, तो बोला उनके डिविडेंड को जो भी प्रोमोटर्स हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, उनमें डिवाइड करने में रेस्ट्रिक्शन कि एक लिमिट के बाद में वो अपना हिस्सा या अपना प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे। कारण क्योंकि सीधी सी बात है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में आ चुके, करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में अगर आ चुके हैं वो एनबीएफसीज, इसका मतलब उनकी फाइनेंशियल हेल्थ बिगड़ी हुई है। तो जब तक फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक किस बात का डिविडेंड, किस बात का फायदा, ठीक है ना। तो उस केस में पहले अपने खर्चे को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाएगा, या फिर जो घाटा है उसको भरपाई के लिए क्या किया जाएगा कि जो भी प्रोमोटर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनके हिस्से में एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी कि भाई आप अपने प्रॉफिट में ज़्यादा अर्निंग नहीं कर सकते। और साथ में फोकस किस पे रहेगा कि जो भी लेवरेजेस हैं, जो भी डेट है या फिर जो चैलेंजेस हैं कैपिटल के को लेकर के एनबीएफसी के सामने, उनको करेक्ट आउट करना। तो पहला तो ये हो जाएगा। दूसरा, अगर थ्रेशोल्ड लेवल अगर क्रॉस हो जाता है तो एनबीएफसीज को नई ब्रांचेस खोलने से मना कर दिया जाएगा। और तीसरा, अगर थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो जाता है इसका मतलब कुछ भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुछ भी नया काम नहीं कर पाएंगे, छोड़ करके केवल और केवल टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। तो ये जो 3 थ्रेशोल्ड लेवल है ये किस हिसाब से काम करेंगे अब वो समझते हैं। देखो, रिस्क थ्रेशोल्ड लेवल 1 है, उसमें तो ये है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर 6 से 9% है, जितनी लैंडिंग कर रखी है इन एनबीएफसीज ने, और उनका अगर एनपीए 6 से 9% की रेंज में आ गया तो थ्रेशोल्ड लेवल 1 माना जाएगा। अगर 9 से 12 की रेंज में एनपीए आ गए तो थ्रेशोल्ड नंबर 2 माना जाएगा, और 12 से ज़्यादा पहुंच गए हैं तो थ्रेशोल्ड नंबर 3 पे, और उसी के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी। इसी तरीके से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अगर 300 बेसिस पॉइंट डिक्लाइन कर जाता है, जो कि करंट कितना दिया हुआ है 12 से 15% उनको रखनी जरूरी है एनबीएफसीज को, अपनी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना उनके पास में, जितना उनका आप कह सकते हो कैपिटल है उसका इतना परसेंट, 15 से 12% उनको रखना पड़ेगा। तो उस केस में अगर 300 बेसिस पॉइंट मतलब 15% से डिक्लाइन होकर के अगर 12% तक आ गया कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो उसमें उनके खिलाफ में थ्रेशोल्ड 1 वाली एक्टिविटीज़ कर दी जाएंगी। 300 से 600 मतलब 3 से 6% अगर डिक्लाइन हो गया, दैट मीन्स 15% से 6% कितना हो जाएगा, 9% तक आ गया, डिक्लाइन हो गया, तो उस केस में उनके खिलाफ में सेकंड थ्रेशोल्ड वाली एक्टिविटीज़ की जाएंगी। और अगर उनकी जो डिक्लाइन है वो 6% से भी ज़्यादा होगी, 9% तक, ओवरऑल 15% की जो थ्रेशोल्ड दी हुई है उसमें 9% निकाल दो, तो अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 6% पे आ गया तो उनके खिलाफ में थ्रेशोल्ड 3 लेवल वाली जो एक्टिविटीज़ हैं या रेस्ट्रिक्शंस है वो अप्लाई कर दी जाएगी। तो बात ऐसी है कि लगातार इन एनबीएफसीज को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कल हमने एक चीज़ देखी थी, ध्यान हो तो आपको, जिसमें बैंक और एनबीएफसीज को एक तरीके से को लैंडिंग करने के लिए अलाउ किया गया है। तो एक तरफ तो एनबीएफसीज को लेवरेज दी जा रही है कि हाँ आप आराम से करो, आराम से काम कर सकते हो, बट दूसरी तरफ एनबीएफसीज पे लगाम लगाने में भी आरबीआई पीछे नहीं जा रहा है, जो कि एक कह सकते हो बैंकिंग सेक्टर या बैंकिंग सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है इसमें ऑलरेडी बैंक्स को तो रखा जाता है, अब एनबीएफसीज को भी लाना शुरू कर दिया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, जो कि 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल होगा। आगे चलते हैं हम।
ये जो शुगर वाला मुद्दा है ना WTO में, ये बेसिकली 2019 में ब्राज़ील और ग्वाटेमाला इन दोनों ने मिलकर के इंडिया के अगेंस्ट में ये अपनी तरफ से एक अपील की थी कि इंडिया में जो है शुगर कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलती है, शुगर के इन प्रोड्यूसर्स को भी सब्सिडी मिलती है, तो इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में जो फेयर ट्रेड होना चाहिए वो नहीं होता। ठीक है, तो इंडिया के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन लिया, तो फिर WTO के एक पैनल ने कह दिया कि भाई 120 दिन मतलब 4 महीनों के अंदर अंदर इंडिया ये सब्सिडीज जो देता है इनको रिपील करे। पर इंडिया ने ये बोल दिया कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है, हम इसके अगेंस्ट में जाएंगे। ठीक है जी। इसके अलावा स्पोर्ट्स पेज पे जो न्यूज़ है उन पे नज़र डालें तो एक तो विजय हजारे ट्रॉफी ये क्रिकेट से एसोसिएटेड है, और दूसरा एक न्यूज़ यहाँ पर है कि जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर 2018 से लेकर अभी तक लगभग 17 सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट्स आ चुकी हैं। ये बात जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उनके द्वारा हाईलाइट की गई लोकसभा में क्वेश्चन आवर के टाइम पे। ओके जी, तो इस डिस्कशन में जो भी था हमने वो देख लिया। एक पॉइंट और बच गया, वो ये कि देखो 2024 की जो ओलंपिक्स हैं वो देखो पेरिस में होंगे, फ्रांस की कैपिटल, और पेरिस जो है वो रिवर सीन के किनारे पे बसा हुआ है। रिवर सीन ये एक तरीके से डिज़ाइन तैयार किया है एक आर्टिस्ट ने कि भाई कैसा दिखेगा, जिस तरीके से फ्लैग बियरर होते हैं ना एक रैंप में चलते हैं, यहाँ पर फ्लैग बियरिंग इस सीन रिवर पे बोट्स में चलेगी, ये बताया जा रहा है। तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था वो हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।